हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा एसपी से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद फिर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। धीरे धीरे वैसे हम लोग का वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने विद्यार्थी से ये बता दूं, जो भी मेरे नए विद्यार्थी उनसे एक चीज होगी, प्लीज आप लोग पिछली क्लास में जरूर देख लीजिए, जिससे मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए और आप सब लोगों का स्वागत है ग्राम शक्ति बैच में। आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते थे। हम लोग पढ़ चुके थे व्यंजन, हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अपने विद्यार्थियों से ये बता दूं कि व्यंजन, अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं। मतलब कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब स्वरों की सहायता से तो बहुत नए, जो भी नए विद्यार्थी देख रहे हैं मुझे, तो उनको लग रहा होगा कि स्वरों की सहायता से, देखिए कैसे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आप बोलते हो का, तो का में आ की ध्वनि आती है, का में आ की ध्वनि आती है। जैसे क, तो क्या हुआ यहाँ पास का, यहाँ पास ये का आपका दिया हुआ है का, तो ऐसे करके का में आ की ध्वनि आती है। तो इसमें जब हम इसको करते हैं तो ये का बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आ की ध्वनि छुपी होती है। ठीक है, तो ये मतलब हो गया, ये जो व्यंजन होते हैं तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब देखिए जो मतलब अब कहने को चीजें जो मतलब स्वरों की वो स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। अगर से स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण होता है तो उसके नीचे क्या लग जाता है, ये हलंत लग जाता है। क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है। यहाँ पास ऐसे करके हलंत लग जाती है, ये आपका वास्तविक व्यंजन बन जाता है। तो गाइस ये मतलब हुआ आपका व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं व्यंजनों के प्रकार में चलते हैं। व्यंजनों के प्रकार, तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, ये व्यंजनों के प्रकार। अब देखिए व्यंजनों के प्रकार होते हैं, तो व्यंजनों 5 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग डिफाइन करेंगे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है स्पर्श व्यंजन होता है। कौन सा होता है, तो आप लोग ऐसे ही मतलब व्यंजनों के प्रकार डालिएगा और ऐसे आप बनाइएगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होता है। इसके बाद फिर आपका होता है अंतस्थ व्यंजन होता है, तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये अंतस्थ व्यंजन आपका होता है। इसके बाद फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन के बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन आता है, ऊष्म व्यंजन आता है। ठीक है, अब देखिए ऊष्म व्यंजन के बाद आपका आता है, ये ऊष्म व्यंजन के बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन आता है। कौन सा व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन के बाद आपका क्या जाता है, यहाँ पास आप लिखिएगा, ये आपका द्विगुण व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, और ये द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो गाइस इस तरह आप लोग ऐसे व्यंजनों के प्रकार डालिए और ऐसे करके आप एरो करके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ऐसे करके आप बना लीजिए। फिर मतलब आप लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग जानेंगे, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन से बहुत सारे पूछे जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो थोड़ा सा जब भी आप लोग अच्छे से डिटेल से समझते रहेंगे, इसके बाद मैं आपको ये पूरा सारणी इसका मैं बना के दे दूंगी। सिर्फ मतलब पेपर समय सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। सिर्फ आप अभी वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बाई द वे जानना क्या होता है कि आपके उसमें से मतलब परिभाषा से क्वेश्चन बना देता है, तो इसे आप लोग ध्यान से ही पढ़िएगा। ठीक है, तो मैं आपको सारणी दे दूंगी बनाकर, जिससे सिर्फ आप लोग पेपर के समय सिर्फ अपना रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो चलिए आप लोग डालिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए जिन मतलब व्यंजनों का उच्चारण, मतलब जिन मतलब व्यंजनों का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो हवा मुख से क्या होता है, किसी न किसी भाग को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी स्पर्श व्यंजन को हम लोग और क्या कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। मतलब स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो गाइस आप लोग थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण में, जिन व्यंजनों का उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को, मतलब किसी न किसी भाग को स्पर्श करके, या तो आप लिख लीजिए स्पर्श करके या छूकर निकले। ठीक है, स्पर्श करके या छू कर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
तो गाइस यहाँ पर हमने क्या बोला कि हवा मुख के किसी न किसी भाग को या स्पर्श करके या छूकर निकलती है, उससे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अगर आपकी एग्जाम में लिया जाए कि वर्गीय व्यंजन कौन से, तो वर्गीय व्यंजन ही आपके स्पर्श व्यंजन होता है और स्पर्श व्यंजन ही आपको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। तो गाइस इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 25 होती है। अब देखिए कौन कौन से होती है, तो गाइस अपनी थोड़ा सारणी बना लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, 25 होती है। अब देखिए यहाँ पास अगर शायद बात करें, एक मिनट गाइस, तो आप लोग इसी तरह जैसे मैं बनाते चलो, आप लोग वैसे ही बनाएंगे। देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन गाइस। अब देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे आप डालिएगा ऐसे, ये आपका हो गया क, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, फिर आपको हो गया जा, इसी तरह आप वो लिखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, जा, झा और या। ठीक है, ये आपका टा, था, डा, धा, अड़ा। आपका ता, था, दा, धा और ना। ओके, ये आपका हो गया पा, फा, बा। ठीक है, बा, भा, मा। अब देखिए मैंने क्या बोला कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 और ये आपका रो 5 इंटू कितने हो गए, ये आपके 25 हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। तो इसी बोला आप लोग लिख लीजिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास मैंने आपसे क्या बोला कि इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अगर शायद हम ऐसे देखते हैं, अगर हम ऐसे लंबे की ओर चलते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, का वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, का वर्ग। जैसे ये आपका क्या हो गया, ये का वर्ग हो गया। अगर फिर जैसे हम लोग देखते हैं ऐसे, ये आपका चा वर्ग हो गया। ठीक है, इसीलिए हम इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग अगर ऐसे लंबे की ओर ऐसे चलते हैं तो ये आपका टा वर्ग हो गया। कौन सा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। अगर यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, ये आपका टा वर्ग हो गया। ठीक है, अब ये हम ऐसे चलते तो ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पास बात करें, अब देखिए अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अगर शायद यहाँ पास में ऊपर से नीचे की ओर चल रही हूँ तो ये अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण होते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखिएगा कि अपने अपने वर्ग की प्रथम वर्ण होती है, ये अपने अपने वर्ग के द्वितीय वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, द्वितीय वर्ण होते हैं, ये आपके द्वितीय वर्ण होते हैं। ये अपने अपने वर्ग के तृतीय वर्ण होते हैं। तो इसी तरह गाइस आपको लिखते चलिएगा, तृतीय वर्ण होते हैं। ठीक है, ये अपने अपने वर्ग के चतुर्थ वर्ण होते हैं, चतुर्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, और ये गाइस अपने अपने वर्ग की पंचम होते हैं। तो इसी तरह आप नीचे नोट डाउन कर लीजिएगा, पंचम वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं गाइस, पंचम वर्ण होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपकी। देखिए अगर शायद हम ऐसे लंबे की बात करते हो तो ये का वर्ग हो गया, ये पूरा का वर्ग का हो जाता है। अगर शायद हम लोग ऐसे करते हैं, ये चा वर्ग, ये पूरा चा वर्ग का हो जाता है। ता वर्ग, ये पूरा टा वर्ग का हो जाता है। ता वर्ग तो ऐसी तरह हो जाता है। ऊपर से नीचे की ओर बात करते तो अपने अपने वर्ग की, ये गए प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ और ये पंचम हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास हम लोग इसके उच्चारण स्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अब देखिए बहुत सारे बच्चों को उच्चारण स्थान में बहुत दिक्कत होती है कि मतलब भूल जाते हैं। तो आज मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि देखिए लोग जो भी मेरे विद्यार्थी होते हैं वो कंठ से नहीं बोलते, एक ओर से भी नहीं बोलती। उनको दिक्कत किसी में होती है, ताल में होती है या तो मूर्धा में होती है, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पास आप लोग डाल लीजिए उच्चारण स्थान में, ये आपका उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ये से वो ये से हम लोग समझ के मतलब चल रहे हैं कि इसका उच्चारण स्थान जो है यही पर पूरा हम क्लियर कर दे। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान, जैसे आप बोलते हो क, ख, ग। ठीक है, तो ये जो आपका जोर पड़ा वो कहाँ पर पड़ा, आपके ये कंठ में पड़ रहा है, तो ये कंठ से हो जाता है। कहां से, कंठ से। अब देखिए चा, जब आप गए चा बोलते हो, चा, छा, जा,
तो आपकी जो जीवा होती है वो नीचे की ओर जाती है। तो बस आप लोगों को इतना इतना याद करना है कि जब आपकी जीवा मतलब जीभ जब नीचे की ओर जाए वो तालु से होता है, ठीक है। और जब ये जीवा बोलते समय उच्चारण करते समय जब आपकी जीवा ऊपर की ओर जाए तो मूर्धा होता है। सिर्फ आपको इतना याद करना है, ठीक है, कि जब आप कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हो जब आपकी जीवा नीचे की ओर जाती है वो तालु हो जाता है, जब वही जीवा ऊपर की ओर जाती है वो मूर्धा हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है। जैसे आप बोलते हो चा, छा, जा, झा, ठीक है, तो आपकी जीवा नीचे की ओर जा रही है तो वो तालु से हो गया। किससे हो गया? तालु से। तो आपको ना रट्टा मानने की जरूरत नहीं है कि तालु 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 मतलब चा छा हो गया, मुर्धा टाटा। तो बस आप इतना इतना गौर करिएगा, आप प्रैक्टिकली करिएगा, बोलिएगा। जैसे चा, छा, जा, झा, तो आपकी जीवा क्या हो रही है? वो नीचे की ओर जा रही है, तो वो तालु से हो गई। फिर आप जैसे अब यहाँ पास बोलोगे टावर। आप देखिए टावर में आप बोल के देखिए टा, था, डा। तो आप जब बोल रहे हो तो आपकी जीवा ऊपर की ओर जा रही है, तो वो कहां से हो गया? मूर्धा से हो गया। सिर्फ आपको इतना याद करना है, ठीक है, मूर्धा से हो गया। अब देखिए टावर, देखिए अब ता बोल, ताम्र वर्ग को बोलिए ता था। जो आपकी जीवा है वो क्या हो रही? दांत से जाके स्पर्श कर छू रही है। ता था दा, तो आपकी जीवा खाती है दल से हो गया। ये कहां से हो गया? दल से हो गया, ठीक है। तो बच्चों को सबसे तक कंफ्यूज जो होती है वो तालु और मूर्धा से होती है। तो सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है कि जब आपकी जीवा नीचे जाए वो तालु होता है, जब आपकी जीवा ऊपर की ओर जाए वो मूर्धा होता है, ठीक है। पावर तो बच्चे बताई देंगे, पा फा ये होंठ से होता है, ठीक है, ये आपका होंठ से है। तो वैसे इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मतलब हुए आपकी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? ये जैसे अगर हम ऐसे में जाते हैं तो ये आपका पूरा का वर्ग हो जाता है, ये चा वर्ग हो जाता है, ये टा वर्ग हो जाता है। इसी तरह हो गया। जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये अपने अपने वर्ग के क्या होते हैं? प्रथम वर्ण बन जाते हैं। ये अपने अपने वर्ग के द्वितीय वर्ण बन जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए उच्चारण स्थान में आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रही हूँ आप ध्यान से प्रैक्टिकली करके आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। जैसे आप का बोलते हो तो कंठ से आता है, ये बच्चों को तो याद ही होता है। सिर्फ उनको दिक्कत किसमें होती है? तालु में, मूर्धा में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो बस इतना आप याद रखिए, जब आप कोई भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हो, जब आपकी जीवा नीचे की ओर जाए तो वो क्या होगी? तालु होगी। जब यही जीवा आपकी ऊपर की ओर जाए वो मूर्धा होगी, ठीक है। तो इतना गाइज आप लोगों को याद करना है। तो इसे गाइज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आप लोगों के एग्जाम में ये चीज पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण क्रम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि स्पर्श, यहाँ पर नोट डाउन करके लिख लीजिए कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान का क्रम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। देखिए अब जैसे यहाँ पर होते कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान का क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या होगा आपका? सबसे पहले कंठ होगा, कंठ के बाद फिर तालु होगा, ठीक है। तालु के बाद आपका क्या होगा? मूर्धा होगा, मूर्धा के बाद आपका दंत होगा, ठीक है, दंत से, और दंत के बाद आपका ये होंठ से होगा। ये किससे होगा? होंठ से, ठीक है। तो ये मतलब हुआ है स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान का क्रम हुआ, ठीक है। अगर आपकी एग्जाम में अगर ऐसे दे दिया तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए यहाँ से हम लोग का वर्ग का उच्चारण करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग चा वर्ग का उच्चारण करते हैं, यहाँ से टा वर्ग का उच्चारण करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ता वर्ग का करते हैं और यहाँ से हम पा वर्ग का करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि ये तालु में जब आपकी जीवा नीचे जाए चा चा, तो आप समझ लीजिएगा वो कौन सा है? ये आपका तालु हो गया। जब यही जीवा आपके ऊपर की ओर जाए तो वो मूर्धा हो गया। तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये मतलब हो गया आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। तो आज आप लोगों को स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गया कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि हवा मुंह के किसी ना किसी भाग को छूकर निकलती है तो कौन सा व्यंजन होता है? आपका स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है। उसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इसकी जो संख्या होती है 25 होती है। तो ये मतलब आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। अब हम लोग आते हैं अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। किसमें आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अगर सर यहाँ पास अब अंतस्थ व्यंजन, तो बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं मैम अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो चलिए आज हम लोग वो अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी वो कर लेते हैं।
अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन को हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में आप लोग लिखिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में अर्धस्वर बहुत दे दिया जाता है कि अर्धस्वर कौन से होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं, सॉरी अर्धस्वर भी कहते हैं, जिसे आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का, ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण में स्वर व स्वरों और व्यंजनों का क्या होता है, मतलब स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो गाइस आप नोट डाउन कर लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, आप ऐसे हेडिंग बना के कर लीजिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण में स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम, अब आप लिख लीजिए, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तो अब देखिए इसकी मतलब आप स्टार्टिंग बना दिया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी आप स्टार्टिंग बना लीजिए, यहाँ पास आप वर्ड डालिए। हाँ, और एक चीज आप और लिख लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। तो आप वहां पर लिख लीजिए 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग देख रहे हैं। देखिए ऐसे करके आप यहाँ पास बना लीजिए, यहाँ पास वर्ड डाल लीजिए, वर्ड, यहाँ पास इसका वर्ग डाल लीजिएगा, वर्ग के बाद इसका उच्चारण स्थान। तो यही पर हम लोग तुरंत उच्चारण स्थान भी समझ लेते हैं कि जिससे आप लोगों को बार बार वो न करना पड़े। तो इसी केस में आपको एक सारणी दे दूंगी, तो इसी पर भी आप थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए, इसकी थ्योरी जान जाइए कि अगर बाद में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब वो हवा मुक्ति किसी न किसी भाग से होकर निकलती है, तो वो कौन सा व्यंजन होता है, तो आपको पता है, एग्जामिनर में आपको दे देगा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, मतलब ऐसे आपको दे देते, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका होता है या, रा, ला और वा, ये गाइस आपकी अंतस्थ व्यंजन की कितनी हो गई, ये आपकी 4 हो गए। ठीक है, ये जो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, या, रा, ला, वा। अब देखिए यहाँ पर अगर शायद बात किया जाए या, अब ये जो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, आप सब इसके उच्चारण स्थान में जाइए। देखिए आप या बोलिए, या, तो आपकी जीवा कहाँ गई, नीचे गई, या, तो आपकी जैसे ही नीचे जाएगी तो आप समझ जाइएगा वो किससे मतलब रिलेटेड है, तालु से। तो ये मतलब गाइस आपका हो गया तालु से, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु से हो गया। इसको ताला भी बोलते हैं, इसका जो वर्ग होगा ताला भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप रा बोलिए, रा, तो ये मतलब क्या क्या हो गया गाइस, वर्तस्य हो गया, वर्तस्य। ठीक है, ये मतलब दंत मूल या मसूड़े से होता है। ठीक है, वर्तस्य हो गया, इसको आप दंत मूल लिख लीजिएगा, इसका जो उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत मूल, या तो इसे मसूड़ा भी कह देते हैं, मसूड़ा से। ठीक है, तो ये मतलब हो गया आपका, ये मसूड़ा से हो गया। ठीक है, ये आपका मसूड़ा से हो गया, इसे मतलब इसी तरह आपका ये भी ये आपका ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, अब समझिए ये यहाँ पास इसका, ये जो या वाला है ये इसका है। हाँ, अब देखिए ये जो ला का है, मैं ऐसे कर देती हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास अगर देखिए ला का भी यही चीज है, वर्तस्य, इसका भी दंत मूल। देखिए आप बोल रहे हो ला, ला, ला। ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ, ये भी वर्तस्य, ये भी सेम है, और इसका भी ये। वाह बोलिए, वाह, तो ये मतलब क्या हुआ, ऊपर की आपके दांत और नीचे की क्या हुई, आपके होंठ, मतलब देखिए वाह, तो ये मतलब क्या हो गया गाइस, दंतोष्ठ हो गया। ये मतलब क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया आपका, दंतोष्ठ, जिसके ऊपर की आपकी क्या हो गई, ऊपर की होंठ हो गए। ठीक है, ऊपर के दांत हो गए, नीचे के आपके होंठ हो गए। तो यहाँ पर लिख लीजिए ऊपर के दांत और नीचे के होंठ। ठीक है, तो इससे आप, हाँ, और देखिए एक चीज जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं। तो आपके पास इतना मतलब याद करिए, जो आपके लुंठित व्यंजन आता है वो आपका लुंठित व्यंजन ये होता है। ठीक है, तो लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं गाइस आपके, तो ये आपके लुंठित व्यंजन होते हैं, लुंठित व्यंजन। ठीक है, तो ये गाइस आपके हो गए, बस आप इतना मतलब याद रखिएगा कि लुंठित व्यंजन आपका क्या होता है, रा होता है। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये भी गाइस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये गाइस आपका हो गया पार्श्विक,
पार्श्विक व्यंजन हो गया। अब देखिए यहाँ पास अगर आपके एग्जाम में और ये बचा आपका क्या, या और व, ये आपके कौन से व्यंजन हो गए, अर्धस्वर व्यंजन हो गए, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसे आप लोग ऐसे करके याद कर लीजिए। देखिए आपकी या और व, ये गैस कौन से व्यंजन हो गया, अर्धस्वर। इन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। यहाँ पर रा लुंठित व्यंजन हो गया कि लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं। तो आपके आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि लुंठित जो होते हैं वो रा होता है, पार्श्विक जो होता है वो आपका ला होता है। तो इस तरह का आप लोग इसे भी इसकी सारणी बना लीजिए कि या जब आप या का उच्चारण करते हो या, तो आपकी जीवन नीचे गए तो आप समझ जाओगे ये तालु से होता है, ये वर्तन से, ये मतलब दंतमूल मसूड़ा से होता है, ये ला जो होता है ये भी ऐसे होता है, और वा जो होता है दंत छोड़, जैसे आप बोलते हो वा तो ऊपर के दांत नीचे के हों, ठीक है। तो ये गाइस आपके हो गए वा। तो इसी तरह आप मतलब बना लीजिए कि लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, रा होते हैं, पार्श्विक व्यंजन ला होता है, और या का वा, ये अर्धस्वर व्यंजन होते हैं। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये मतलब हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब थोड़ा इसमें देखिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया एग्जामिनर कि क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहाँ पर क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपने बोले कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, ठीक है, आपका है निम्नलिखित में से अर्धस्वर है, इनमें से कौन सा है, मतलब निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो ये देखिए या तो आपका जानना जो क्वेश्चन दो प्रकार से दिया है। अगर आपसे ऐसे पूछे नंबर 1 अंतस्थ व्यंजन दे दे, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, या तो आपको जानना देते ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बाद अगर आपको जानना देते यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या तो आपको जानना दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या तो भी आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, नंबर 1 पर आपको या वा दे देगा, नंबर 2 पर रा ला दे देगा, ठीक है, नंबर 3 पर दे देगा आपको सा दे देगा, नंबर 4 पर आपको दे देगा यहाँ पर या और रा दे देगा। अब देखिए निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो मतलब अंतस्थ व्यंजन को हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। तो ये चीज तो आप समझ जाओगे। तो ये मतलब इसमें आप टिक करके आएंगे कि अगर ऐसे देगा तो आप अंतस्थ मारोगे, अगर ऐसे देगा आपको तो अभी ये या और वा है। अर्धस्वर कौन सा होता है ये एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि या और वा अर्धस्वर है, इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। रा को लुंठित कहते हैं, ठीक है। रा के बाद फिर आपका क्या आता है, ला आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो ये मतलब गाइस में आपके स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया। चलिए क्या उस व्यंजन की दुनिया में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बस आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते बचिए थोड़ा सी। इसके बाद मैं आपको एक सारणी दे दूंगी, सिर्फ आपको पेपर में वो सारणी सिर्फ आप देख के मतलब चले जाएंगे, बस हो गया। उसके बाद आपको इतना पढ़ने की जरूरत, बस अभी आप लोग थोड़ा से ध्यान से, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि आप लोग आजकल क्या कर रहा है एग्जामिनर कि आपको थ्योरी मतलब इसकी जो परिभाषा होती है वहां से भी क्वेश्चन बना के दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाती हुई चल रही हूँ। बाई एग्जामिनर आपको अगर परिभाषा से भी दे दिया, अगर आपको बनाकर क्वेश्चन, तो आप लोग समझ कर पाएंगे अच्छी तरीके से। अब आप लोग डाल दीजिए इसको ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब देखिए ऊष्म व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्म व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हम व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से क्या होता है कि कुछ रगड़ खाकर, मतलब क्या वो रगड़ खाकर उष्मा मतलब गर्मी पैदा होती है, ठीक है। तो वो हमारे कौन से व्यंजन हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो आप लोग थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए कि
जिन ध्वनियों का उच्चारण जिन ध्वनियों का उच्चारण में हवा मुख्य से, देखिए हवा मुख्य से किसी भी स्थान पर, जो हवा मुख से किसी भी स्थान को रगड़ खाकर निकलती है, ठीक है, किसी भी स्थान पर रगड़ खाकर निकलती है, ठीक है, निकले या निकलती है, निकले, उसे हम ऊष्मा, आप लोग ऊष्मा लिखिएगा, ऊष्मा बगल में गर्मी लिखिएगा, ठीक, गर्मी, गर्मी पैदा करे, गर्मी पैदा करे, फिर लिखिएगा जिन ध्वनियों का उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा मतलब गर्मी पैदा करे, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, संघर्षीय ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए इसी इनकी जो संख्याएं ये 4 होती है, कौन कौन सी होती है, अब देखिए इनकी वो ये 4 होते हैं, तो यहाँ पर फिर आप वन डालिए, यहाँ पर आप वर्ग डालिए, इसका उच्चारण स्थान डाल दीजिए आप, उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन सी होती है आपकी, अब यहाँ पास अगर इसके वर्ण देखिए, यहाँ पास आपका सा और ये आपका सा और हा, ठीक है, ये मतलब आपके क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, और इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सा ये आपके हो गए, अब इसका उच्चारण करिए आप, अगर इसका आप उच्चारण करते हो सा, देखिए ये सा का उच्चारण करिए सा, तो ये मतलब हो गया तालु से, ये मतलब किससे हो गया, तालु से हो गया, ठीक है, आप सा बोल रहे हैं सा, तो ये मतलब क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा सा, तो आप समझिए तालब से, देखिए ये सबसे ठीक है, कोई भी गैज आपको नहीं बताएगा, देखिए आप बस आप इतना बस याद रखिएगा कि मतलब ये कोई भी चीज अगर आप बोल रहे हो नीचे की बजाय वो तालु से होती है, ऊपर की बजाय मूर्धा से होती है, जिससे मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पास ये तालु से हो गई, ये किससे हो गई, तालु से हो गई, ठीक है। अब यहाँ पास अगर बात की जाए, देखिए सा वर्ग, अब सा बोलिए सा सा सा, तो ये जीवा आपकी ऊपर की ओर जा रही है सा, तो आप ये समझ जाएंगे ये मूर्धन्य हो गया, ये मूर्धन्य से हो गया, जिसे मूर्धा कहते हैं, मूर्धा से, ठीक है। अब ये वाली सा की अगर बात की जाए, अब आप इसको मतलब बोलिए सा, तो ये वर्तस्य, मतलब ये क्या हो रहा है, दंत मूल से, ठीक है, वर्तस्य, ठीक है। अब ये आपका मसूड़ा से हो गया, जिसे हम दंत मूल कहते हैं, क्या कहते हैं, दंत मूल, ठीक है। अब ये हा, ये क्या है, स्वर तंत्रीय हा, ठीक है, तो ये मतलब गाइस आपका क्या हो गया, स्वर, ये मतलब क्या हो गया गाइस, स्वर यंत्री हो गया, ठीक है, स्वर यंत्री, जिसे हम बोलते हैं कि स्वर तंत्र भी बोलते हैं, या तो कंठ के भीतर से स्वर तंत्र, ठीक है, या कंठ के भीतर से, ठीक है, या कंठ भीतर से, ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, कंठ के भीतर से, ठीक है, यहाँ पास है कंठ के भीतर से, तो इसे गाइस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपके ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, दिल्ली से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप लोग पढ़ने में दिखते कि ये सा, जब आप बोलोगे स, तो समझ लीजिएगा ये जो आपका सर्जम वाला है वो तालु से होता है, ये षटकोर वाला मूर्धा से होता है, ये सांप वाला सा, आप याद रखिए बस सांप वाला सा, मतलब कैसे मतलब आप लोग याद रखिए सांप वाला सा कहाँ से, दंत मूल से है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद किया करते, सांप वाला सा दंत मूल से है, ठीक है। हाँ स्वतंत्री होते हैं, ये मतलब कंठ के भीतर से भी होते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर जल्दी से। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने, अभी आपका संयुक्त व्यंजन बचा, तो जल्दी से संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की अगर बात की जाए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं कि दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन आप बता दीजिए, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन को मतलब अगर यहाँ पर बात की जाए कि संयुक्त व्यंजन, देखिए यहाँ पर जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, आप यहाँ इसका बोल लीजिए डिफरेंट से कि जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो कौन सा व्यंजन होती है, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए इसकी जो संख्या हिंदी वर्णमाला में होती है वो 4 होती है, एक आपका क्या होता है, छा होता है, छा, त्रा,
स्रा और ग। अब देखिए यहाँ पास ये किससे बनता है, का और सा से बनता है। त्रा किससे बनता है, ता और रा से बनता है। स्रा किससे बनता है, दो व्यंजन कौन से हैं ये, सा और स्रा। ठीक है, तो ये मतलब गाइस हो गया आपका सा और रा से बनता है। ठीक है, ज्ञा किससे बनता है, ये आपका ज और य से बनता है। एक चीज गाइस आपको याद रखिएगा, अगर इसके नीचे हलंत है तो ये दोनों में हलंत होगा। ठीक है, एग्जामिनर भी क्या करता है आपको एग्जाम, अगर इसके नीचे हलंत है तो आपको याद रखिएगा दोनों के नीचे हलंत होगा। अगर शायद आपके एग्जाम में अगर ऐसे दे दिया, कभी ऐसे करके दे दिया, ठीक है, ये इसके नीचे हलंत नहीं लगाए तो आप ये याद रखिए काम में हलंत होगा, इसके नीचे हलंत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे दिया हो एग्जाम में तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों में हलंत होगा। ठीक है, ये दोनों व्यंजनों में क्या होगा, हलंत होगा। अगर छा में नहीं दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि इसके नीचे क्या, हलंत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास खुद भी क्या है कि अपना आद ये लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पास भी ये चीज है, तो मतलब दो दो व्यंजनों से मिलकर क्या बना है आपका, छा बन गया। दो व्यंजनों से मिलकर क्या बना है आपका, त्रा बन गया। दो ये जो आपके दो वर्ड दिए हुए इससे मतलब मिलकर क्या मिश्रा बन गया। ये भी ऐसे करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब लोग हम लोग आते हैं उच्छिष्ट व्यंजन में, जिसे मतलब द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग आते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर द्विगुण व्यंजन को, द्विगुण व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, व्यंजन, इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके मतलब उच्चारण में जीभ जब भीतर जाती है, मतलब जब जब आपकी जीभ मतलब की मतलब भीतर मतलब जीभ पहले ऊपर जाती है, मतलब कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है, फिर तुरंत क्या होती है कि मूर्धा मतलब ऊपर स्पर्श करके बाहर निकल आती है, तो वो कौन से व्यंजन होते हैं, ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो गाइस आपको इसे मतलब वो लिख लीजिए कि जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर मूर्धा को जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, झटके के साथ क्या हो, नीचे आए, वो कौन से व्यंजन होते हैं, वो द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास एक की पॉइंट आपको याद रखिएगा, टा वर्ग को उच्छिष्ट वर्ग भी कहते हैं। ये जो गाइस आपका टा वर्ग है इसे हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट या मतलब उच्छिष्ट वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से आपके होते हैं सॉरी, ये आपका हो गया ये डा और ये धा, ये मतलब कौन से हो गए आपके, ये मतलब हो गए आपके, यहाँ पर थोड़ा आप इसको वर्ग कर लीजिएगा, यहाँ भी वर्ग और उच्चारण शांत लीजिएगा। ठीक है, तो ये मतलब आपके उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन ड ढ ये आपके हो गए, और इसका जो स्थान है ड ढ इसका भी वही होगा, मूर्धा ही होगा। ठीक है, मूर्धन्य होगा आपका, मूर्धन्य हो गया। अब ये जब आप बोलोगे तो ये भी मूर्धा सी होगा, मूर्धा सी। ठीक है, तो ये मतलब गाइस हो गए आपके उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन में गए। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी, में एक चीज आपको बता दूं कि ये कभी पहले यूज नहीं होते, ये हमेशा व्यंजनों के बीच में होते हैं। ठीक है, ये कभी अगर आप ये सोचें जैसे आप डबल आप लिख सकते हो, लेकिन अगर जब ये चीज छूट व्यंजन का यूज करेंगे तो ये हमेशा व्यंजनों के बीच में, सड़क। ठीक है, ये मतलब कैसे लगता है, बीच में लगता है, ये व्यंजनों के बीच में होता है। अगर आप ये सोचे कि मुझसे पहले कर दो तो ये चीज नहीं होगा, ये आपका ये वाला डा होगा। ठीक है, या तो ये वाला ढक्कन। ठीक है, तो ये मतलब क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, व्यंजनों के बीच में होता है। ठीक है, तो चलिए गाइस ये मतलब हम लोग का रहा व्यंजनों के प्रकार। जब हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में आएंगे तो व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग का वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। तो गाइस अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, उसके बगल में बेल आइकन की बटन है आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मतलब जितनी भी आपको मतलब वो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद।